मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार है और अब जहां पर स्तर हैं वो 2023 में सबसे ऊपर हैं। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर और गिरावट देखने को मिली है और एक महीने के लोज पर सोना और चांदी दोनों में कारोबार। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए, यानी कि इसी हफ्ते की बात की जाए, तो सोने में 1% की गिरावट है तो चांदी 4% हल्की हो चुकी है। क्या ये निवेश के सही मौके हैं, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे दालों की, जहां पर पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो बाकी सारी कमोडिटीज यानी कि टमाटर, गेहूं, चीनी पर तो सरकार का एक्शन देखने को मिला ही है, लेकिन दालों पर अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां से भी इन्फ्लेशन की कंसर्न्स बनती हुई नजर आई हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़ेंगे साथ में, और साथ ही बात करेंगे हम आरबी एक्सपोर्ट तंजानिया के हरिहर रमन से। लेकिन पहले कच्चे तेल पर बात कर लेते हैं और हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं। नरेंद्र जी, मुझे याद है लास्ट टाइम हमने जब आपसे बात की थी, आपने कहा था कि नियर टर्म में तेजी है लेकिन बहुत सस्टेन होती हुई नजर नहीं आएगी। जिस तरह से मंथली रिपोर्ट ईआईए की तरफ से आई है, उन्होंने भी यही कहा है कि पहले लग रहा था कि डेफिसिट देखने को मिलेगा, टाइटनेस होगी, लेकिन जिस तरह से यूएस के क्रूड प्रोडक्शन के नंबर्स आए हैं, ऐसा लगता है कि नॉन ओपेक कंट्री से प्रोडक्शन बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन उन सब के बावजूद भी कच्चा तेल जहां खड़ा है वहां रोजाना हम हायर हाइज बनते हुए देख रहे हैं। नहीं, देखिए वो बात सही है, लेकिन जो अभी आप जो कीमत देख रहे हैं और जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से हमने ट्रेंड देखा है, उसकी देखिए डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। कोई डिमांड तो बड़ी नहीं है। भारत में भी अगर आप देखिए तो मानसून पीरियड में जो डिमांड थोड़ी सी कम हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। दूसरी तरफ चाइना से जो डेटा निकल के आ रहा है, उसमें भी चाइना में भी डिमांड में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं है। इवन अमेरिका के अंदर जो इम्पोर्ट हैं वो गिरे हैं। चाइना अमेरिका जो दो बड़े कंज्यूमर है, भारत नंबर 3 पे आता है, दोनों के यहाँ इंपोर्ट्स जो हैं तेल के इंपोर्ट्स कम हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो ओपेक है, और ओपेक में भी खास तौर से कुवैत, सऊदी अरब और इराक, इन तीनों देशों में थोड़ा सा जो है एक परेशानी है, हड़कंप इसको आप कह सकते हैं। और ये मार्केट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंग्जाइटी, तनाव है कि भाई ये बड़े बड़े आयातक देश हैं, इनके आयात कम हो रहे हैं। चीन का आयात कम होना, सऊदी अरब बहुत अलर्ट हो गया है। भारत जो है रूस से ज्यादा ले रहा है, वहां वो काफी अलर्ट है। और अमेरिका के जो वो है, तो इसलिए सऊदी अरब और इराक ये कोशिश कर रहे हैं, खासतौर सऊदी अरब के जो अपना प्रोडक्शन है उसको थोड़ा उसमें डीप कट लाने का तो उनका वो है। तो मार्केट इसको लेके थोड़ा परेशान है कि अगर डीप कट सऊदी अरब करता है तो कुवैत भी करेगा, अबू धाबी भी करेगा, नाइजीरिया भी करेगा और इराक तो करेगा ही करेगा। तो ऐसे में सप्लाई कंसर्न्स हो सकती हैं। ये सारी उन कंसर्न्स को लेकर के कीमत में आपको उछाल दिख रहा है, क्योंकि सऊदी अरब का कहना है उनको $90 पर बैरल पे ऑयल को लेके जाना है, क्योंकि उनका जितना भी एक्सपेंशन वो कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, उस सब के लिए उनको चाहिए इतना पैसा। लेकिन रूस को जो है, रूस में भी ये प्रोडक्शन कट की बात हो रही है, क्योंकि उनको भी वो कहते हैं उनको भी और पैसा चाहिए। तो लिहाजा इसका जो कंसर्न ये है कि कुछ देशों को पैसा चाहिए, उनको लगता है जो आयातक देश हैं वो दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि जो बड़े आयातक हैं, खासतौर से चीन में अभी कोई बहुत ज्यादा ऐसे नजर नहीं आता। अर्थव्यवस्था के में डिमांड बढ़ेगी। भारत भारत चुनावी मोड में जा चुका है, और भारत में तेल की कीमत ऊपर जाए, पेट्रोल डीजल आम उपभोक्ता के लिए, सरकार के लिए परेशानी बनेगा। अमेरिका भी चुनाव के मोड में जा चुका है, वहां तो अगर तेल महंगा होता है तो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि इनका दबाव भी ओपेक के ऊपर रहेगा। लेकिन आज की तारीख में तो जी सऊदी अरब का जो जो मैसेज है कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे और कीमतें बढ़ेंगी, फिलहाल वो सफल होता नजर आ रहा है। जी हाँ। तो तनेजा जी, आप ये कहेंगे कि जहां तक जो रिटोरिक है ओपेक की तरफ से आता हुआ और जो स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स है, उन्होंने कच्चा तेल ऊपर यहां पर करके रखा है, लेकिन इस लिहाज से भी कहां पर आपको लगता है कि एक रेजिस्टेंस या अपसाइड टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसको बोलना चाहिए रेड लाइन तो क्रॉस हो गई है। 85 जो है वो रेड लाइन है, अमेरिका के लिए, भारत के लिए, चीन के लिए, जो बड़े आयातक हैं। तो इस लिहाजा जो ये जो सऊदी अरब की कोशिश है पूरी तो सफल नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है सऊदी अरब ये मैसेज दे रहा है कि $80 पे सस्टेन बेसिस पे अगर तेल आ जाता है या 82 पे आ जाता है तो वो इसका फिर उसका साथ देंगे। रूस के भी कुछ ऐसे संकेत हैं और इराक के भी। तो मुझे लगता है जो अभी तक ये था कि जो कीमत है वो $70 से $80 के बैंड में रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अब जो है, जो जो नई रेड लाइन जिसको इंडिकेट कर रहा है सऊदी अरब और ओपेक, वो जो है वो 82 से लेकर के $85 पर बैरल किया कि अगर ऐसा होता है तो वो डीप कट्स का एजेंडा को उसको डंप कर देंगे, छोड़ देंगे।
तो अब देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, बड़े आयातक पॉलिटिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मुझे क्योंकि सऊदी अरब एडमेंट है कि वो उसको जो है $90 चाहिए। 90 जब वो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ 82-85 के बीच में वो टिकेंगे। और एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सऊदी अरब, इराक, ये कुछ देश ऐसे हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करना जानते हैं कि क्या वो बोलें कि मार्केट में जो है तनाव आ जाएगा, क्या वो बोलें कि मार्केट उनकी बात सुने। ये वो बहुत इस आर्ट में वो माहिर है। तो अब अमेरिका भी दबाव डाला रहा है, लेकिन अमेरिका का दबाव बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा। भारत भी दबाव डालता है, लेकिन एक सीमा के आगे वो भी काम नहीं कर रहा। अब देखना होगा कि कुल मिला के सेटलमेंट कहाँ होता है। मेरा मानना है जो $70 से $80 का जो बैंड था, जिसको सभी लेके चल रहे थे, जो अच्छे जानकार है, अंदर की चीजें जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है सऊदी अरब मजबूर कर रहा है कि इसमें जो है इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएं, मतलब $80 से $85 पर लेके जाएं। और अब लेकिन जैसे मैंने कहा आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि $80 से $85 का जो बैंड है वो सऊदी अरब उसमें जाकर के थोड़ा स्टेबलाइज होगा या मार्केट स्टेबलाइज होगी। अब वो कितना सफल होते हैं आज तो हो रहे हैं, लेकिन तेल के बारे में बहुत लंबा प्रोडिक्शन कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करता। ओके अच्छा मिस्टर तनेजा, क्विकली एक राय आपकी नेचुरल गैस पर भी। यहाँ भी प्राइसेस जनवरी के हाईस पर आ चुके हैं। पाइपलाइन इश्यूज की वजह से, प्रोडक्शन स्लोडाउन की वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है, बट एक्सपेक्ट करें कि भाव यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा सकता है? देखिए जो नेचुरल गैस है उसमें जो मेन इश्यूज आते हैं वो आते हैं कि तेल जो है वो ग्लोबली बेंचमार्क है, गैस नहीं होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि गैस की डिमांड बढ़ रही है, तो अगर थोड़ा ऊपर जाता है, वो भी अगर खास तौर से जो सप्लायर कौन है उनको देखते हुए, और जो लॉजिस्टिक्स है जिसमें एलएनजी का लॉजिस्टिक्स है वो कितना उसमें अवेलेबल है, शिप्स कितने अवेलेबल हैं, टैरिफ किस हिसाब से हैं, उसको देख करके। लेकिन कुल मिलाकर के आने वाले समय में गैस की कीमतें ऊपर जाएंगी, क्योंकि पूरा जो दबाव है वो ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा फोकस आज की तारीख में गैस में है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस में है। तो गैस की कीमतें अभी जैसे आपने जो प्रश्न किया वो उत्तर की दिशा में जाएंगी, और धीरे धीरे जैसे हम जाड़े की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा कीमतें उसमें और जा सकती हैं, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जिसमें यूरोप शामिल है, पूरा रीजन वो पूरी तरह गैस पे, और भारत में भी गैस की खपत बढ़ रही है, चाइना में भी बढ़ रही है। तमाम लोग जहां डीजल का प्रयोग करते थे वहां गैस की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए अब जो गैस है वो एक ऐसी चीज जिसकी डिमांड आने वाले समय में बढ़नी है एनर्जी ट्रांजिशन के तहत, तो और डिकार्बनाइजेशन के तहत। तो मुझे लगता है कि ये तो गैस की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। ओके तो गैस के प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, तेजी और बनती हुई दिखेगी। शुक्रिया मिस्टर तनेजा अपने व्यूज देने के लिए, कच्चे तेल पर भी और नेचुरल गैस पर भी। क्विकली रविंद्र, तमाम ट्रिगर्स की तो हमने बातचीत की, पूरा एनालिसिस आपने सुना जो मिस्टर तनेजा के साथ डिस्कशन हुआ। अगर आप स्ट्रैटेजीज की बात करें, रेंज की बात करें, वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली। मेरे हिसाब से क्रूड में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे WTI में 83-80 तक का लेवल, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस था, लेकिन अभी 83-80 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से अभी 84-85 का एक माइनर हर्डल होगा। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है देन आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स $90 इन WTI, क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है, प्लस जो भी ट्रिगर्स है वो पॉजिटिव है। अगेन जैसे तनुजा जी ने बताया कि ये शॉर्ट टर्म है, सप्लाई टाइटनेस की वजह से हम प्राइसेस को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि एनी टाइम ये रिवर्स हो। लेकिन प्राइस एक्शन यही दिखा रहा है कि अगर 84 हाफ 85 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो फिर जो प्राइस पॉसिबिलिटी है वो अराउंड $90 के आसपास हो सकता है। प्लस मैं एक इम्पॉर्टेंट ये भी बताना चाहूंगा कि सीपीआई डेटा आज यूएस से आने वाला है, दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशल, और सारे ही ट्रेडर्स का नजर है उस पर। अगर सीपीआई डेटा इन्फ्लेशन अगर थोड़ा सा कम होके आता है, दैट माइट सपोर्ट अगेन द कमोडिटीज, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमें करेक्शन दिख सकता है। लेकिन जो हेडलाइन सीपीआई है वो एक्सपेक्टेड है कि 3.3% आए, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। और लेकिन जो कोर सीपीआई है वो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा घट के आ सकता है। नाउ दैट इज पॉजिटिव फॉर कमोडिटी स्पेस, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा सीपीआई डेटा। उसके ऊपर डॉलर का मूव डिपेंड होगा एंड ऑल द कमोडिटीज इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल। लेकिन अगर प्योरली प्राइस एक्शन देखें तो मेरे हिसाब से $85 विल बी वेरी क्रूशल। अगर वो नहीं निकलता तो फिर हमें करेक्शन देख सकते हैं टुवर्ड 79.50 से लेके $80, और मेरा जो रेंज रहेगा वो $85 टू $80 के आसपास रहेगा। और अगर नेचुरल गैस की बात करें तो आई थिंक एक अच्छा ब्रेकआउट है नेचुरल गैस में, लेकिन 246 इन MCX और $3.03 इन NYMEX, ये एक बहुत ही स्टिफ लेवल है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेचुरल गैस के प्राइसेस 276 तक जा सकते हैं, एंड इफ यू टॉक अबाउट NYMEX इट माइट गो क्लोज टू 3.34 $3.40। ओके,
बात अब यहाँ पर सोने चांदी की भी कर लेते हैं। और अजय, यहाँ पर क्या क्यूज हैं, क्योंकि नित नया लो बनता हुआ देखा है, $1900 के बहुत पास अब सोने के लेवल्स। गुड मॉर्निंग महेश जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो 2-3 दिनों में जो डॉलर इंडेक्स में तेजी आई उसकी वजह से पूरे ही कमोडिटी पैक्ट में हमने दबाव देखा, खास करके चांदी में हमने ज्यादा देखा एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो अभी मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स है वो वेट कर रहा है शाम के सीपीआई नंबर्स के लिए, बट मुझे नहीं लगता कोई मेजर सरप्राइज होगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने जो एफर्ट्स लेते हुए देखा है उसकी वजह से आई थिंक डॉलर इंडेक्स भी 102 70-80 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वहां पे 200 डे मूविंग एवरेज काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। तो शाम के सेशन में मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी और गोल्ड को उसका सपोर्ट मिलेगा। नो डाउट अगर हम स्पॉट की बात करें तो 1950 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 1900-1910 की रेंज में सपोर्ट लेता हुआ देख रहे हैं गोल्ड को। तो आई थिंक जब तक 1900 के नीचे का क्लोजिंग नहीं देता है, इट्स गुड टू बाय स्लोली एंड स्टेडीली लुकिंग टू द डेटा पॉइंट। और यहाँ से मुझे लगता है इवनिंग सेशन में बाउंस वापस देखने मिल जाएगा। जो 1945 है 1950 के जोन में स्पॉट और फ्यूचर की अगर बात करें तो 1990 तक का रिकवरी दिखाई देगा। एक चीज इसमें ये ध्यान देना है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में एकाएक हमने काफी बड़ा जंप देखा। करंटली 85 के करीब गोल्ड सिल्वर रेशियो ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली बता रहा था कि गोल्ड स्टेबल रहेगा, बट मुझे लगता है जिस ढंग से 2 दिन में कॉपर में रिकवरी आना चालू हो चुकी है, ये चांदी को शाम के सेशन में एक पॉजिटिव देगा। बट टाइमिंग हम बोल सकते हैं डेटा से पहले मार्केट एक साइडवे रहने की उम्मीद है, बट आफ्टर डेटा क्लैरिटी विल कम। चलिए, तो ये बात हुई सोने चांदी की, लेकिन बेस मेटल्स पे भी राय ले लेते हैं। कॉपर का यहाँ पर जिक्र किया अजय ने। रविंद्र, आपकी राय क्या है? एज अ पैक थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है प्राइसेस में, को ट्रेडिंग व्यू आपका? वेल यस, अगेन सीपीआई डेटा विल बी क्रूशियल, लेकिन हमें बेस मेटल्स में ये देखना होगा कि चाइना का सिचुएशन काफी खराब है। जो पीपीआई सीपीआई डेटा दोनों आया है, दोनों ही घट के आया है, विच इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स डिफ्लेशन। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है चाइना रिलेटेड। लेकिन ये भी होप देता है कि चाइना से कुछ मेजर न्यूज निकल के आ सकता है, जो कि मार्केट काफी टाइम से होप कर रहा है, बट हो नहीं रहा है। तो अगर वो हो जाता है तो फिर मेरे हिसाब से बेस मेटल्स और चांदी में भी हम एक अच्छा खासा अपमूव देख सकते हैं। तो आई थिंक वो एक मेजर फैक्टर होगा। अगर प्योर प्राइस एक्शन देखें तो कॉपर में मेरे हिसाब से 728 से 726 का एक सपोर्ट है। जब तक कि वो होल्ड है तब तक मुझे लगता है कि एक दायरे में ही रहेगा कॉपर। अगर कोई सरप्राइज आता है फ्रॉम चाइना, इट माइट सपोर्ट। अदरवाइज मुझे लगता है कि कॉपर में अराउंड 732 730 का जोन जो है वो एक बाइंग जोन हो सकता है। ऊपर में फिर से हम एक बार 738 से लेके 742 तक के लेवल्स देख सकते हैं। और जिंक में मुझे लगता है कि जिंक काफी टाइम से होल्ड किए हुए है। मुझे लगता है जिंक में एनी टाइम वी माइट सी अ स्पर्ट अप टुवर्ड्स 230 232। तो जिंक में मैं बुलिश हूं। अगर लोअर लेवल्स पे आते हैं 218 216, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऊपर में हम 230 से 232 तक के टारगेट्स ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं बेस मेटल्स पर। कॉपर में खरीदारी की सलाह 738 742 के दो टारगेट्स के लिए। चलिए, शुक्रिया रविंद्र आने के लिए शो में अपने स्ट्रैटेजीज देने के लिए। अजय हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर तो करेंगे फोकस, साथ ही बात करेंगे पल्सेस की भी। हमारे साथ हरिहरा वर्मन आरवी एक्सपोर्ट तंजानिया से मौजूद रहेंगे, उनसे करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के तक चढ़ गए हैं और साथ ही उड़द मूंग मसूर के भाव भी चढ़े हैं। चने की बात करें तो ये एमएसपी के ऊपर है और तेजी और भी होने की उम्मीद है। हमारे साथ विवेक अग्रवाल जुड़े हैं जो कि जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर हैं। एंड विवेक, जिनसे भी बात करो सभी के सब तंजानिया बैठे हैं, आप भी तंजानिया में हैं। तो दालों वाले, चीनी, गेहूं, मसाले वाले सभी सब तंजानिया में है। तो क्लियरली एक अच्छी खासी मीटिंग वहां पर एग्रीकल्चर की होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में दालों के जिस तरह के भाव बढ़े हैं उसे आप कैसे देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी, धन्यवाद। जी हाँ, हम सब तंजानिया में हैं और एक बहुत अच्छा शो होने जा रहा है। इसमें मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड से काफी लोग आए हैं और एक अच्छा डिस्कशन और एक अच्छा पैनल डिस्कशन भी होगा। तो टूर में निश्चित रूप से यहाँ पे जो फिगर्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, मतलब बहुत खराब भी नहीं है। लेकिन जो तंजानिया टूर मोजाम्बिक में जो पिछले साल की क्रॉप थी उससे विवेक, जैसे आप कह रहे हैं जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं और तुअर इस बार और भी तेजी यहाँ पर दिखा सकती है। तो तेजी तो हम यहाँ पर तुअर में देख ही रहे हैं। चने को आपको देख के क्या लगता है, जिस तरह की तेजी है और बाजार अब अटकलें लगा रहा है कि 6000 तक के स्तर दिल्ली देख लेगा, उस पर क्या व्यू है?
देखिए, मैं तुअर पे अपनी बात खत्म नहीं कर पाया कुछ डिस्टर्बेंस कारण। तुअर बहुत कम नहीं है, अफ्रीका से एक अच्छी सप्लाई है, पर जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ी कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4.5 लाख से 5 लाख टन की तुअर हम एक्सपेक्टेड करते हैं अफ्रीका से, जो पिछले साल के आसपास ही है, थोड़ी कम है उससे। और उससे थोड़ा सपोर्ट भारतीय मार्केट को मिलेगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा चिंता का विषय तुअर में हो सकता है। रही बात चने की, चना भारत सरकार के पास एक अच्छा स्टॉक है। जितनी मेरी जानकारी है, अराउंड 3 मिलियन टन के आसपास भारत सरकार नाफेड के पास ये स्टॉक उनके पास मौजूद है, जो निश्चित रूप से बाजारों को कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद करेगा, और प्राइस मोर और लेस इसके आसपास ही बने रहेंगे। इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन है, तो खपत निश्चित रूप से बढ़ेगी। पर भारत सरकार के पास जो उन्होंने बफर नीति बनाई हुई है और जो बफर स्टॉक रखा हुआ है, उसका निश्चित रूप से लाभ होगा, और दालों चना में स्पेशली बाजार बहुत कंट्रोल में रहेंगे। ओके, चलिए देखना होगा तो प्राइसेस का ट्रेंड कैसे रहता है। सो फार तो प्राइसेस कंसिस्टेंटली बढ़े हैं, एक्सपेक्टेशंस यही हैं, जो इंपोर्ट हो रही हैं दालें वो आना शुरू हो जाएंगे अगस्त से, तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आगे फेस्टिवल सीजन भी है तो अंडर चेक डेफिनेटली प्राइसेस रहेंगे। शुक्रिया विवेक जी आपका, अजय आपका भी। और अब बात करते हैं खास कॉन्वर्सेशन की। दरअसल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में पेमेंट से जुड़ा डेटा विदेश ले जाने पर पाबंदी होगी। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रिजर्व बैंक के नियमों के आधार पर एक्ट बनाया गया है। डेटा को भारत में स्टोर करना जरूरी किया जाएगा, विदेशों में डेटा ट्रांसफर पर पाबंदी लगेगी। लेकिन इस बिल में हमें लगता है कि संतुलित रवैया अपनाया गया, या फिर कहें कि थोड़ा सा नरम रवैया अपनाया गया, कि विदेशों में डेटा ट्रांसफर पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन नहीं रहेगा, उसमें कुछ नरमी की गई है। क्या है वो खास प्रावधान और उसको कैसे लागू करेंगे, उसके मापदंड क्या होंगे? आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। मान लो कोई बच्चा कहीं पे एजुकेशन लेने के लिए विदेश गया है जी, उसका जितना भी पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति ट्रैवल करने के लिए बाहर गया है, उसका कंप्लीट जो बुकिंग, टिकट बुकिंग से लेके, होटल बुकिंग से लेके, पेमेंट से लेके, राइट, आज जितना भी फॉरेन ट्रेड है, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, उसमें पर्सनल डेटा एक्सचेंज होता है, नहीं होता है। देखो, डिजिटल की दुनिया बाउंड्रीज से डिफाइन नहीं होती है। डिजिटल की दुनिया एक अलग यूनिवर्स है, एक अलग उसका पैराडाइम है। उस पैराडाइम के हिसाब से कानून बनना चाहिए। फिर हर सेक्टर की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आज जैसे RBI का रेगुलेशन है कि पेमेंट का डेटा लोकलाइज होगा, तो कानून इस तरह से बनाया गया है कि हर एक सेक्टर की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को इस हॉरिजॉन्टल कानून के ऊपर इंडिविजुअल सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। इसीलिए बहुत ही रोबस्ट सोच समझ के कानून बनाए। तो इसमें मैं ये मानूं कि जो डेटा है वो कंट्री के हिसाब से तय तो होगा ही होगा, जो ब्लैक लिस्ट बनाने की बात चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर डेटा के हिसाब से भी उसमें फिल्टर किया जाएगा। फाइनेंशियल डेटा है, जो लोगों के काफी सेंसिटिव डेटा है, वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाएंगे, जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। क्या ये मानूं? रेगुलेशंस हमेशा नुएंस्ड होते हैं, रेगुलेशंस के ग्रेड्स होते हैं। रेगुलेशन इस तरह से बनता है जिससे कि प्रैक्टिकल उस पर्टिकुलर सेक्टर की ज़रूरतों को एड्रेस कर सके, उस हिसाब से रेगुलेशन बनेगा।